नमस्कार प्यारे बच्चों, महा रिवीजन कोर्स के इस एपिसोड में मैं आपके सामने लेके आया हूं ग्रेविटेशन। क्वेश्चंस की हेल्प से हम ग्रेविटेशन को रिवाइज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड से बेनिफिट होगा। तो इसी के साथ हम हमारे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, two satellites of Earth S1 and S2 are moving in the same orbit. The mass of S1 is 4 times the mass of S2. Which one of the following statement is true? Kinetic energy, time period, potential energy and speed, इनके बारे में बात हो रही है। बच्चों, लिखा है mass of S1 is 4 times mass of S2, यानी ये चीज अपने को दी हुई है और 4 पैरामीटर्स के बारे में बात हो रही है। एक काइनेटिक एनर्जी, एक टाइम पीरियड, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक हो रही है स्पीड के बारे में। अब आप पहले ये समझ लीजिए इस क्वेश्चन में कि इन 4 में से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मास डिपेंडेंट है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट मास डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। टाइम पीरियड मास, टाइम पीरियड होता है बच्चों 2 पाई r बाई v और v होता है अंडर रूट gm बाई r। तो t इक्वल टू 2 पाई r पावर 3/2 बाय अंडर रूट gm। तो ये जो मास आप देख रहे हैं, ये मास तो अर्थ का मास है, ये सैटेलाइट का मास नहीं है। तो टाइम पीरियड भी मास पर डिपेंड नहीं करता। तो काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड सैटेलाइट के मास पर डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए मैंने पावर 0 लगाई है। जब डिपेंड नहीं करता तो पावर 0 लगाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी भी सैटेलाइट के मास पर डिपेंड करती है, पावर 0। और स्पीड ऑफ सैटेलाइट मास पर डिपेंड नहीं करती। तो 2 चीजें हैं जो मास पर डिपेंड नहीं करती। अब क्योंकि दोनों सैटेलाइट्स के ऑर्बिट का रेडियस सेम है, तो रेडियस सेम होने से उनका टाइम पीरियड भी सेम होगा और स्पीड भी सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं होगा, मास अलग अलग है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल, ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। टाइम पीरियड 4 टाइम्स दैट ऑफ S2, ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया क्योंकि टाइम पीरियड सेम होएगा, मास इंडिपेंडेंट है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट इन द 2 केसेस आर इक्वल, ये रॉन्ग हो गया। पोटेंशियल एनर्जी मास डिपेंडेंट है। S1 एंड S2 आर मूविंग विद सेम स्पीड। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। द फिगर शोज इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट m अबाउट द सन। द शेडेड एरिया SCD is twice the shaded area SAB. SCD twice the area SAB. SAB ये एरिया अगर A है तो ये एरिया 2A है, ये बोला है क्वेश्चन में। If T1 the time for the planet to move from C to D, ये टाइम यहां से यहां तक का जो टाइम है, ये टाइम आपको T1 बोला हुआ है। And T2 is the time to move from A to B, C to D बोला है। तो यहां से यहां तक आने का टाइम T1 और T2 is the time to move from A to B, यहां से यहां तक आने का टाइम T2 बोला है। और बच्चों एक चीज, dA by dt इक्वल टू होता है कांस्टेंट। एरिया स्वैप पर यूनिट टाइम रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इस एरिया को, ये एरिया इस एरिया से डबल है तो ये टाइम भी
इस टाइम से डबल होगा, तो T1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T2 हो जाएगा। ये एरिया इस एरिया से डबल, तो ये टाइम उस टाइम से डबल, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो फंडा क्या लगाया है, यहां पर केपलर्स लॉ लगाया हमने। केपलर्स लॉ क्या कहता है, dA by dt इक्वल्स टू कांस्टेंट, एयर हैज स्वेप्ट पर यूनिट टाइम रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द मोशन। Next question. The radii of circular orbits of two satellites A and B of Earth are 4r and r respectively. ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो एक ऑर्बिट तो 4r रेडियस का है और एक ऑर्बिट हमारा r रेडियस का है। इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट A is 3v, इसकी स्पीड अगर हम बात करें तो 3v है। द स्पीड ऑफ सैटेलाइट v, इसकी स्पीड अपने को पता लगानी है, वो अपने को पता नहीं है। तो स्पीड और रेडियस का रिलेशन अपने को पता होना चाहिए। उसके लिए स्पीड होती है बच्चों अंडर रूट gm बाई r, तो v2 बाई v1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r2 बाय r। R2 is R, R1 is 4R, तो ये हो गया बच्चों 1/2। तो V2 इक्वल टू V1/2 इक्वल टू 3V/2। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। बच्चों यहां पर मिस्टेक हो गई अपने से कैलकुलेशन में, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो ये V2 यहाँ आपका R1 आएगा और यहाँ आपका R2 आएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। R1 की जगह तो लिखेंगे हम 4R और R2 की जगह लिखेंगे R, तो ये 2/1 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम हो जाएगा। तो 2 टाइम होने से ये हमारा 6V आएगा। तो हमारा सही जवाब जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m is situated at the center of a spherical shell of same mass and radius a। एक शेल है और उस शेल का खुद का मास m है और उसके सेंटर पे उतने ही मास का एक पार्टिकल रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड a/2, यहां से a इसका रेडियस है और एक पॉइंट है P, वो पॉइंट a/2 डिस्टेंस पर है, तो वहां पर अपने को पोटेंशियल पता लगाना है। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल दो वजह से होगा, पोटेंशियल ड्यू टू शेल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पार्टिकल। तो पोटेंशियल ड्यू टू शेल तो हो जाएगा बच्चों -gm/r, r मतलब रेडियस। शेल के अंदर के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होता है शेल की वजह से, और उतना ही जितना उसकी सरफेस पर होता है, और पॉइंट की वजह से पोटेंशियल होगा -gm/d, d मींस a/2। और दोनों का सम हम जब करेंगे तो ये होगा -3gm/a। इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब आ रहा है -3gm/a, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
the dependency of acceleration due to gravity g on the distance r from the center of earth assumed to be a sphere of radius r of uniform density is as shown in figure। बच्चों किसकी बात हो रही है यहाँ पर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वही रोल है जो ऑर्डिनरी सॉलिड स्फीयर के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का होता है। जी ऑन अर्थ, अब जी का वेरिएशन अपने को पता है बच्चों, जी इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड जी आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो मॉड ऑफ जी का आर के साथ जो ग्राफ होगा वो सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की होती है। बट ध्यान दें ये मॉड ऑफ जी है। जहां तक डायरेक्शन का सवाल है, डायरेक्शन ऑफ जी एट ईच पॉइंट will be radially inwards। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। The additional kinetic energy to be provided to a satellite of mass m revolving around a planet of mass m to transfer it from a circular orbit of radius r1 to another to radius r2। देखिए बच्चों, ये तो आप ले लीजिए प्लेनेट और इसका मास दिया हुआ m1, और ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट का रेडियस है r1। अब अपने को शिफ्ट करना है इसको किसी दूसरे ऑर्बिट में, r2। तो उसकी एनर्जी में जितना गेन आना है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने में, ये हमें पता है कि जब लोअर ऑर्बिट से हम हायर ऑर्बिट में जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है। तो उसकी एनर्जी जितनी इंक्रीज होनी है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट होने में, आप उतनी एनर्जी उसको सप्लाई कर दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी हमको। उन्होंने पूछा है एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड, तो वो हमें देनी पड़ेगी एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड इक्वल टू E2 माइनस E1, और E का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस GM M बाई R बाई 2R। This E is total mechanical energy of satellite। This is total mechanical energy of satellite। तो यहां पर R है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द प्लेनेट। तो पहले केस में वो R1 है, दूसरे केस में वो R2 है। तो हमारा जवाब हो जाएगा बच्चों यहाँ पर GM1M अपॉन 2 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है a planet moving along an elliptical orbit is closest to the sun at a distance r1 and farthest away at a distance of r2
if v1 and v2 are the linear velocities at these points respectively, then the ratio v1 by v2 is, देखिए ये ले लेते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट, और ये ले लिया हमने सन। R1 उन्होंने बोला है क्लोजेस्ट, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो गई, और ये फारदेस्ट पोजीशन के लिए डिस्टेंस हो गई R2, और उन्होंने बोला है इस पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो v1 है, और इस पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो v2 है। बच्चों यहाँ पर एक बात समझने की है, प्लैनेट जब सन के अबाउट रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम कह सकते हैं कि mv1r1 इक्वल टू mv2r2, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बनेगा इन दो पोजीशंस पर। ये हो जाएगा बेसिकली इंटू साइन 90 इंटू साइन 90। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr sin थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आ जाएगा v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2। क्वेश्चन में पूछा v1 बाई v2, तो v1 बाई v2 इक्वल टू r2 बाई r1, तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। A geostationary satellite is orbiting the Earth at a distance of 5r above that surface of the Earth, r being the radius of Earth. The time period of another satellite in hours at a height of 2r from the surface of Earth is। बच्चों यहाँ पर दो सिचुएशंस दे रखी हैं। T1 दिया हुआ है अपने को, पहले सैटेलाइट के बारे में बोला हुआ जियो स्टेशनरी, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो पीरियड होता है वो होता है 24 आवर्स, तो वो हो गया 24 आवर्स। और T2 के बारे में अगर हम बात करें तो T2 अपने को पता लगाना है, और पहले वाले की हाइट दे रखी है अपने को 5r, और दूसरे वाले की हाइट दे रखी है अपने को 2r। तो पहले वाले की सेंटर से डिस्टेंस हो गई 6r, और दूसरे वाले की सेंटर से डिस्टेंस हो गई 3r। अब आप रिलेशन पर आ जाइए। t स्क्वायर होता है प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, यानी यूं कह सकते हैं आप कि t प्रोपोर्शनल टू r पावर 3/2। r is distance from center, तो सेकंड सिचुएशन में डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 3r है, और पहली सिचुएशन में डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 6r है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हाफ हो गई। तो हम कह सकते हैं t2 इक्वल टू t1 इंटू हाफ की पावर 3/2। t1 इज 24 into 1/2 √2, and 24 upon 1/2 √2 is 6 √2 hour। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइट एट विच द वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स 1/16 its weight on surface of Earth। जितना वेट सरफेस पर है उसका 1/16 वेट चाहिए। बच्चों वेट होता है मास इंटू जी, और ये तो कांस्टेंट ही होता है, यानी वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, और जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी। अब वेट 1/16 चाह रहे हो तो जी भी 1/16 होना चाहिए ना, और जी 1/16 हो, और आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, ध्यान रखना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अब वेट 1/16 चाह रहे हो तो उसके लिए जी 1/16 होना चाहिए, और जी 1/16 होने के लिए आर 4 टाइम होना चाहिए। तो R2 इक्वल टू R1 इंटू 1/√1/16, तो वो हो गया बच्चों 4R1। तो क्वेश्चन में पूछा है इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट पूछी है, हाइट, और ये चीज आई है हमारी पहले वाला वेट कहां पर, कंपैरिजन कहां से किया है इन्होंने, अर्थ सरफेस से। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अर्थ सरफेस पर अगर वैल्यू जी है तो 4R, ये तो R के लिए हो गया, तो 4R डिस्टेंस पर जाने के बाद, R1 तो R है ना, सरफेस की बात कर रहे हैं, तो 4R पर जाने के बाद जी की वैल्यू जो होगी वो G/16 होगी। और हाइट पूछी है तो हाइट के लिए तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 3R। सही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना ग्रेविटेशन में, कि जब क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछी हुई हो तो वो कहां से पूछी हुई, वो जरा देख लीजिएगा, सेंटर ऑफ अर्थ से पूछी हुई है, सरफेस से पूछी हुई है। जनरली जब हाइट वर्ड यूज किया हुआ हो तो आप सरफेस से ही देखेंगे, इन्होंने हाइट बोला हुआ था इसलिए हमने सरफेस से लिया है। अगले सवाल की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ पार्टिकल विद द डिस्टेंस r ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थिन स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल की वजह से बच्चों अंदर की तरफ फील्ड की वैल्यू 0 होती है, और आउटसाइड में फील्ड होता है Gm/r²। तो सेंटर टू सरफेस नो फील्ड, जस्ट आउटसाइड Gm/r², और उसके बाद कम होता चला जाएगा। और यहां पर आपको मैक्सिमम मिलेगा। मॉड ई के लिए लिया है हमने ये ग्राफ। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। और जहां तक डायरेक्शन का सवाल है, इट विल बी रेडियली इनवर्ड, यहां डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। ही इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है इफ v is escape velocity and v0 is orbital velocity of satellite for orbit close to the earth surface, then these are related by। बच्चों अगर हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें तो वो होता है √Gm/r, और एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो वो होती है √2Gm/r। हम कह सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
particle is thrown with escape velocity v from the surface. Calculate its velocity at a height 3r. थ्रो जब किया है तो escape velocity से किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर. v का मतलब हो गया बच्चों 2gm/r, और इसको अपन लिख सकते हैं mgr. 2 तो कैंसिल हो जाएगा. ये तो अपने एनर्जी प्रोवाइड करी, और हम जिस हाइट पर पहुंचाना चाह रहे हैं वो है 3r. तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी वो होगा mgh/1 प्लस h/r. h दिया है भाई 3r, तो 1 प्लस 3r/r. तो ये हो गया हमारे पास 3mgr/4. ये पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा हाइट पे जाने से. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये तो हो गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. तो के फाइनल हो गया बच्चों के इनिशियल माइनस डेल यू. के इनिशियल इज mgr और डेल यू इज दिस वन, तो ये हो गया भाई mgr/4. और इसको लिख सकते हैं हम हाफ एम वी स्क्वायर. तो v फाइनल इज इक्वल टू मास से मास कैंसिल, तो ये हो गया √gr/2. और √2gr की वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है. तो ये हो गया हमारे पास 5.6 किलोमीटर पर सेकंड. तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी. बड़ा सुंदर क्वेश्चन है. अगले क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ब्लैक होल का क्वेश्चन है. A black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape. अगर लाइट भी escape नहीं कर पा रही है, इसका मतलब है कि जो escape लाइट की वेलोसिटी वो escape वेलोसिटी से कम ही रहनी चाहिए, ज्यादा नहीं रहनी चाहिए. ज्यादा होगी तो फिर escape कर जाएगी from it. To what approximate radius would Earth have to be compressed to be a black hole? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों. एक्चुअली लिमिटिंग केस में आप क्या करिए कि escape वेलोसिटी और लाइट की वेलोसिटी को बराबर कर दीजिए. अगर लाइट की वेलोसिटी escape वेलोसिटी से कम रहेगी तो escape नहीं कर पाएगी. लिमिटिंग सिचुएशन में आप दोनों को इक्वल करके देख लीजिए. तो जब दोनों को इक्वल करके देखेंगे तो escape वेलोसिटी होती है हमारी √2gm/r, और वो लाइट की स्पीड के इक्वल करनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. m इज मास ऑफ प्लेनेट, जो भी दे रखा है अपने को, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास वो कितना दे रखा है अपने को 6 × 10⁴. A black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape. What approximate radius would अर्थ से escape नहीं कर पाए. तो अर्थ से escape नहीं कर पाए तो अर्थ को श्रिंक कर दो. अर्थ को श्रिंक करने से क्या होगा, मास तो उसका वही रहा, लेकिन आपने उसको श्रिंक कर दिया तो हाईली डेंस मटेरियल बना दिया उसको. और अगर आप उसको बहुत ज्यादा डेंस मटेरियल बनाने गए तो उसके सरफेस पर जो
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बहुत हाई हो जाएगा, लाइट भी एस्केप नहीं कर पाएगी। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो आर की वैल्यू जानना चाहते हैं, आर इक्वल टू 2gm बाय 9 इंटू 10⁻16, 2 इंटू कैपिटल G is 6.67 इंटू 10⁻−11। मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है अपने को 5.98 इंटू 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻16 मीटर। और जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 10⁻−2 मीटर। क्या मतलब है इस बात का, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर अर्थ की जो रेडियस है अभी वो 6400 किलोमीटर के अबाउट है, वो अर्थ श्रिंक हो जाए, मास उतना ही रहे और अर्थ श्रिंक हो जाए और श्रिंक होकर उसकी रेडियस 1/100 मीटर हो जाए, वो छोटा सा पार्टिकल बन जाए। अर्थ इतनी बिग साइज की, इतनी बल्कि नहीं रही, एक छोटा सा पार्टिकल बन जाए, लेकिन उस पार्टिकल का मास वही हो जो अर्थ का मास है, तो फिर उस केस में अर्थ से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाएगी। बड़ा फैंटास्टिक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगले सवाल में, A satellite is moving in elliptical orbit. ध्यान दें बच्चों, elliptical orbit around the Earth. The mass of satellite is very small compared to the mass of Earth. तो ये elliptical orbit, अर्थ को एक फोकस पर ले लो और ये सैटेलाइट। एलिप्टिकल मोशन की खास बात होती है कि एलिप्टिकल मोशन में स्पीड चेंज होती रहती है और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती रहती है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती रहती है, लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी है वो अनचेंज रहती है। तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, स्पीड चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी वो भी चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी वो भी चेंज होती है। सेपरेशन चेंज होता है जाएगा, सेपरेशन और सैटेलाइट और अर्थ के बीच का। सर्कुलर ऑर्बिट होता तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती, काइनेटिक भी कांस्टेंट होती, टोटल भी कांस्टेंट होती, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। अब इन्होंने ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। एक्सेलरेशन, फोर्स हमेशा अर्थ की तरफ लगेगा तो एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, तो एक्सेलरेशन ऑफ S is always directed toward the center of Earth. ये सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है angular momentum of S about the center of Earth changes in its direction but its magnitude remains constant. Wrong. Angular momentum remains constant in both magnitude and direction. J. कांस्टेंट रहेगा दोनों में, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। मैंने वेक्टर फॉर्म में कांस्टेंट लिखा है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं। वेक्टर फॉर्म में कांस्टेंट का मतलब है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। तीसरा ऑप्शन है टोटल मैकेनिकल एनर्जी वेरीज पीरियोडिकली, रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग। चौथा ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम ऑफ एस रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। नो बच्चों, जब स्पीड चेंज हो रही है तो लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, तो मोड पी। चेंजेस, लेकिन अगर ये मोशन सर्कुलर मोशन होता तो उस केस में लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अनचेंज रहता, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती। और जहां तक एंगुलर मोमेंटम का सवाल है, सर्कुलर मोशन में वो सैटेलाइट का सर्कुलर मोशन होता तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ। हाइट कम, स्मॉल हाइट पर बात कर रहे हैं, तो h इज वेरी वेरी लेस देन r। भैया r तो 6400 किलोमीटर है और यहाँ तो 1 किलोमीटर की हाइट पर ही बात हो रही है।
और उन्होंने बोला है एच हाइट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वही है जो डी डेप्थ पर है, तो जी एच इक्वल टू जी डी। और एच जब वेरी वेरी लेस देन आर हो तो आप एच के लिए लिखिए जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, और जी के लिए तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस डी बाई आर। ये कैंसिल, तो इससे हमारे पास रिलेशन आ गया 2h इक्वल टू डी। 2h इक्वल टू डी यानी h इक्वल टू 1 किलोमीटर पर जो g मिलेगा वही g नीचे चाहते हो तो आपको उसके लिए 2 किलोमीटर नीचे जाना होगा। तो हमारा सवाल हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगले सवाल में देखिए क्या बोला है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशन ए बी सी आर के बी एंड के सी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को कंपैरिजन करा है डिफरेंट पोजीशंस। बच्चों ए पर काइनेटिक एनर्जी, ए पर स्पीड मैक्सिमम होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक सवाल किया था जिसमें लिखा था v1 r1 इक्वल टू v2 r2, जहां सेपरेशन मिनिमम वहां स्पीड मैक्सिमम। तो ए पर स्पीड, ए पर सेपरेशन मिनिमम है तो स्पीड मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं तो वो मैक्सिमम हो जाएगी। और ये सी है, तो सी पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी क्योंकि यहां स्पीड मिनिमम है, और बी पर मीडियम लेवल की हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल में हमसे पूछा है कि सन का मास 10 टाइम्स स्मॉलर हो जाए। मास ऑफ सन is present mass of sun divided by 10 and gravitational constant were 10 times larger in magnitude। gravitational constant नया constant present constant का 10 times हो जाए, वो बढ़ जाए। which of the following is not correct? incorrect देखना है आपने को इसमें। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सबसे पहले तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, वो g होता है gm बाई आर स्क्वायर। ये जो m है ये सन का मास नहीं है, ये m अर्थ का मास है। अब अगर ये अर्थ का मास है तो अर्थ का मास थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं, सन का कर रहे हैं, तो जी पे तो कोई, इसकी वजह से तो जी पे कोई इफेक्ट आ नहीं रहा। लेकिन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को तो हमने 10 टाइम्स लार्ज कर दिया, तो हम कह देंगे जी डैश इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रो कर जाएगा। अब उसका इफेक्ट बाकी भी क्या क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिक्रीज होने की बात हो रही है। टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जी हमारा बढ़ रहा है, तो जी हमारा बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड हमारा घट जाएगा। तो ये तो ट्रू हो गया भैया। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ये भी ट्रू हो गया। रेनड्रॉप्स विल फॉल फास्टर, जी बढ़ गया, एक्सेलरेशन बढ़ गया, ये भी ट्रू हो गया। जी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज, ये फॉल्स हो गया हमारा। तो इस क्वेश्चन में फॉल्स ही पूछा है, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन में a body weighs 200 न्यूटन on the surface of earth। weight of body on the surface अपने को दिया हुआ है 200 न्यूटन। how much will it weigh on halfway down to the earth? halfway down, r/2 डिस्टेंस पर नीचे चले जाएं तो w डैश इज इक्वल टू mg डैश, ये mg की वैल्यू के इक्वल है। और g डैश होगा बच्चों g इंटू 1 माइनस डी बाई आर, और d r/2 दिया हुआ है, d इज r/2, तो ये हो जाएगा g डैश इज इक्वल टू g/2। तो w डैश इज इक्वल टू mg/2, और mg की वैल्यू 200 है।
यानी कि बॉडी का वेट 100 न्यूटन रह जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द nth पावर ऑफ डिस्टेंस। फोर्स के लिए कहा है कि k अपॉन r की पावर n की फॉर्म में चलेगा। k कांस्टेंट है, यानी ये जो फोर्स, नया फोर्स दिया है इन्होंने, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं mv²/r इक्वल टू k अपॉन r की पावर n। दिस इंप्लाइज v² प्रोपोर्शनल r की पावर 1 माइनस n, v प्रोपोर्शनल r की पावर 1 माइनस n/2। अब उन्होंने क्या पूछा है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की कहानी पे चलते हैं, 2πr/v। तो v इसके प्रोपोर्शनल है, तो 1/v किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो r की पावर n माइनस 1/2। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल टू r/v, प्रोपोर्शनल टू r इंटू r की पावर n माइनस 1/2, यानी प्रोपोर्शनल टू r की पावर n प्लस 1/2। तो बच्चों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ their mutual gravitational attraction. Speed of each particle with respect to c center of mass. कहानी क्या है जरा समझ ले। ये सेंटर, ये रेडियस, एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है। दोनों के मास आइडेंटिकल है, तो सिचुएशन सेम है दोनों के लिए, तो दोनों की स्पीड में। अब ये पार्टिकल भी सर्कल में घूम रहा है और ये भी सर्कल में घूम रहा है और ये भी r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। r रेडियस के सर्कल में घूमने के लिए फोर्स कितना चाहिए भाई, mv²/r। अब इसको वो फोर्स कहां से मिल रहा है, उसको मिल रहा है दूसरे वाले पार्टिकल के ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे वाले पार्टिकल का कितना है इसके ऊपर, gm²/2r का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, स्पीड। स्पीड आ गई हमारे पास, v² इक्वल टू gm/4r। तो v हो गया भाई √gm/4r, यानी हमारा सही जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी। बच्चों अगले सवाल में अपने से पूछा हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ प्लेनेट ऑफ मास m and radius r in a circular orbit at an altitude of 2r। क्वेश्चन को समझे पहले, सैटेलाइट को किस हाइट पर पहुंचाना है अपने को, 2r की हाइट पर पहुंचाना है। तो उसकी रेडियस हो गई 3r। तो r इक्वल टू हो गया h प्लस r, यानी कि 3r। और वहां जाने के बाद, वहां एस्टैब्लिश होने के बाद सैटेलाइट का जो एनर्जी रहा होगा वो होगा -gmm अपॉन 2 इंटू 3r, यानी -gmm/6r। और कहां से लॉन्चिंग करनी है अपने को, सरफेस से। तो सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, -gmm/r। और हमने जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की वो k, और हमने जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की और जो सरफेस पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों का सम वही होना चाहिए जो वहां जाके स्टैब्लिश होने के बाद हमें उसकी मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, और वो होगी -gmm/6r। तो
तो k की वैल्यू हो गई आपकी 5/6 GMM/R। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। From a solid sphere of mass m and radius r, a spherical portion of r/2 is removed. तो रेडियस r/2 का रिमूव किया। ओरिजिनल जो दे रखा है भाई वो r रेडियस का है। तो अगर ओरिजिनल का मास m है तो जो r/2 का रिमूव किया है हमने उसका वॉल्यूम 1/8 टाइम हो जाएगा। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 3 होता है। तो जो हमने हटाया है उसकी पावर, उसकी रेडियस हाफ है ओरिजिनल की, तो उसका मास m/8 हो जाएगा। पूरे का मास m, तो जो हटाया है उसका मास m/8। अब क्वेश्चन क्या है वो पे चलते हैं। अभी तो जो सूचना दे रखी है अपने को उसके बेसिस पे अपन ने कंक्लूड कर लिया। Taking gravitational potential 0 at r equal to infinite, the potential at the center of cavity thus form this। क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये ओरिजिनल स्फीयर और जो हटाया है वो यहां से हटाया है हमने। इस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा हुआ है हमसे, इस मास की वजह से। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस पॉइंट पर लिखिए ड्यू टू कंप्लीट, ओरिजिनल की वजह से। इसको पॉइंट पी बोल देते हैं। तो पॉइंट पी पर पोटेंशियल ओरिजिनल की वजह से वो होगा -GM/2r³ इंटू 3r² -r²। और ये जो r है ना बच्चों, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इस पॉइंट पर चाह रहे हैं हम, तो ये a/2 दिया रखा, r/2 दे रखा। तो VP, इसको ओरिजिनल को ओ लिख देता हूं मैं, तो -GM/2r³ इंटू 3r² -r²/4। और ये हो गया हमारा 4×3 = 12 -1 11। तो ये हो जाएगा बच्चों -11 GM/8R। ये हुआ पॉइंट P पर कंप्लीट स्फीयर की वजह से, ओरिजिनल की वजह से। अब हम पॉइंट P पर ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब इस पॉइंट पर हम केवल इतने पार्ट की वजह से पोटेंशियल देखें तो कितना होगा, V at point P due to कट पोर्शन, जितना कट किया है उसका कितना कंट्रीब्यूशन था पोटेंशियल का। तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल होता है -3/2 GM/R। तो माइनस, बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चों, -3/2 GM, M मीन्स इसका मास, वो है m/8 अपॉन R, R मीन्स R/2। तो ये हो गया बच्चों -3 GM/8। और अब जो पॉइंट P पर है, V at the point P due to remaining part will be equal to पॉइंट P पर ओरिजिनल की वजह से पोटेंशियल माइनस पॉइंट P पर कट पोर्शन की वजह से पोटेंशियल। तो इस अमाउंट में से इस अमाउंट को सबट्रैक्ट करिए, तो ये हो जाएगा आपका -GM/R। हमारा जो सही जवाब होगा बच्चों वो होगा इस सवाल का ऑप्शन डी,
बड़ा फैंटास्टिक क्वेश्चन है बच्चों। अगले सवाल में देखते हैं क्या पूछा है। A satellite is revolving in a circular orbit at a height h from Earth surface और h की वैल्यू दे रखी है वेरी लेस देन r। तो नियर द सरफेस ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है कितनी, √gr, और नियर द सरफेस एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, √2gr। तो उन्होंने पूछा है मिनिमम इंक्रीज, कितना इंक्रीज करें, तो डेल v इक्वल टू वी माइनस वी नॉट, तो ये हो गया √gr इंटू √2 - 1। हमारे इस सवाल का सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Two bodies of mass m and 4m are placed at a distance r. The gravitational potential at a point on the line joining them where the gravitational field is 0. उस पॉइंट पर जहां फील्ड 0 है वहां पोटेंशियल पता लगाना है। तो भाई पहले ये रख दिया अपन ने m और 4m को r डिस्टेंस पर, और ये पॉइंट ले लिया x डिस्टेंस पर। तो भाई ये हो गया r माइनस एक्स, और हमको पहले क्या करना है, पॉइंट P पर इंटेंसिटी को 0 करना है, और पॉइंट P पर इंटेंसिटी को 0 करने के लिए m की वजह से इंटेंसिटी और 4m की वजह से इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा ही। ये हो जाएगा gm/x² इक्वल टू g इंटू 4m/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, तो 1/x इक्वल टू 2/r माइनस एक्स। x की वैल्यू हो गई r/3, यानी कि पॉइंट P m से r/3 डिस्टेंस पर है, तो दूसरे वाले से 2r/3 पर होगा। अब वहां पर पोटेंशियल पूछा है, तो पोटेंशियल एट द पॉइंट P m की वजह से होगा माइनस gm/r/3, और 4m की वजह से होगा माइनस g4m/2r/3। तो भाई ये हो गया हमारे पास माइनस 3gm/r, और ये हो गया माइनस 6gm/r, और इस तरीके से हमारा जवाब हो गया माइनस 9gm/r। तो सही जवाब हो गया बच्चों ऑप्शन सी। आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन, अ प्लेनेट इन अ डिस्टेंट सोलर सिस्टम इज 10 टाइम्स मोर मासिव देन अर्थ। भाई ये अर्थ है, इसका मास m और इसकी रेडियस r। तो जो प्लेनेट इन अ डिस्टेंट सोलर सिस्टम, कोई दूसरा प्लेनेट है, उसका मास 10 टाइम्स है, और उसकी रेडियस इज 10 टाइम्स स्मॉलर, तो इसकी रेडियस r/10 है। गिवन दैट एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकंड दी हुई है, और यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी आपसे पूछी हुई है। तो एस्केप वेलोसिटी के मास और रेडियस पर रिलेशन को चलें देखें क्या है। तो वी इक्वल टू √2gm/r। m is mass of planet, so VE dash equal to VE under root, directly proportional to √m, that inversely proportional to √r। मास कितने टाइम किया है बच्चों, 10 टाइम, तो √10, और रेडियस कितनी हुई है 1/10 टाइम, तो ये 1/10, तो VE डैश इक्वल टू 10 VE, और V कितना दिया हुआ 11, तो आंसर हो जाएगा 110 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारे सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है मेरे इन प्रयासों से आपको कुछ फायदा जरूर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरा एपिसोड पसंद आए, इसे लाइक कीजिए,
अच्छे कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स हमें हौसला देते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, हमारा एनर्जी लेवल बना रहता है। थैंक यू।